Good morning, and we are continuing our discussion on gendering comparative politics today. कि जेंडर एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किस तरह से इंटरसेक्ट है, ये इस बात को हम देख रहे हैं। और आपको पता है जेंडर इज ए सोशल सिस्टम। हाँ, जेंडर एंड पैट्रियार्कल जो सेटअप है, सोशल सिस्टम है जहाँ पे पुरुष या मेन जो है आर बीइंग कंसिडर्ड एज द लीडर और अथॉरिटी और हेड ऑफ द फैमिली, है ना। एंड वी हैव ऑल ये डिस्कस्ड हाउ पैट्रियार्की इज सोसाइटी मेड और मेड बाय मेन, and the controlling of property, controlling of all the major decision making is made by a man, or head of the family is considered by man. And this social system has a impact in politics, है ना। आप आईआर में भी पढ़ रहे होंगे, आप दूसरे सब्जेक्ट में भी पढ़ रहे होंगे। पैट्रियार्की एज ए पार्ट ऑफ आइडियोलॉजी, एज ए पार्ट ऑफ सोशल साइंस, हर एक सोशल साइंसेस में है। लेकिन इसी साल से आप ही के साथ ही जब हमारा कोर्स रिस्ट्रक्चर हुआ था 2019 के बैच के लिए, ये जेंडरिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बिकेम ए पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। नाउ we are supposed to study patriarchy or patriarchal social setup from comparative perspective, angle और aspect, है ना। तो हमने पैट्रियार्की को एक सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखा, हमने पैट्रियार्की को एक इंटरनेशनल रिलेशन में देखा, हम पैट्रियार्की को सोशियोलॉजिस्ट के हिसाब से देखा, हिस्टोरिकली भी देखा। एंड this patriarchy has been manifested in almost all the states, and in their social, legal, political, economic organization, and it is being considered now is a part of contemporary debate. हमारा ये एक अभी का डिबेट हो गया है कि ये जो इंटरसेक्शन है, ये जो मिला हुआ है, जो चीज उभर कर आया है अभी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, we have to look at every policy issue or whatever policy issues we are discussing in comparative politics from a perspective of gender. हम जेंडर या लैंगिक भिन्नता के दृष्टिकोण से देखेंगे, हम तुलनात्मक राजनीति में क्या प्रक्रियाओं में क्या वो शो कर रहा है। तो ये बड़ा क्लमजी सब्जेक्ट है, लेकिन we have to make it easy and we have to make ourselves understand that how gender is becoming part and parcel of each discourse you are confronting in our graduation time। जो भी सब्जेक्ट है, चाहे आईआर हो, चाहे आप वुमेन इन पॉलिटिक्स, आपका एक स्पेशल पेपर भी रहता है। तो ये हमारा काम है, हम देखेंगे अब किस तरह से ये जो जेंडर है हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में डिस्कस हो सकता है, या इसका एक डिस्कोर्स हम तैयार कर सकते हैं, है ना। तो वही पुराना वाला थोड़ा सा जो चीजें हैं डिस्कशन मैंने किया था, उसको थोड़ा इम्प्रूव की हूँ, और उसके साथ मैंने कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस के प्रोस्पेक्ट से जेंडर को देखने की भी कोशिश की हूँ। तो ये लगभग 2018 पीपीटीज जाएगा, तो उसमें आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, आप क्लिक भी कर सकते हैं, और जो लोग मेरे से कनेक्टेड हैं मैं उनको ये पीपीटी सेंड कर दूंगी। बहुत इजी इंग्लिश में है, और मैं बीच बीच में हिंदी भी बताते जा रही हूँगी, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके थोड़ा पढ़िए, ठीक है। तो जेंडरिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हमारा पहला काम है, पहला हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हमें चाहिए, पहले हम जेंडर और सेक्स में डिफरेंस देख लें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? सेक्स इज समथिंग व्हिच इज बायोलॉजिकल, नेचुरल, व्हिच इज फिजिकल, व्हिच इज विजिबल एंड कैन नॉट बी चेंजेबल, है ना। एंड आपको पता है, एंड द जेंडर टॉक्स अबाउट सम सोसाइटल और मैन मेड डिफरेंस वी क्रिएटेड फ्रॉम जनरेशन ऑल टुगेदर।
हमने जेनरेशन से हमने अपने कल्चर में इम्बाइव कर लिया जेंडर को, एंड कि जो मेन होंगे हैव टू बिहेव इन मैचो वे, बहुत पुरुषत्व जो बोलते हैं उसकी तरीके से वो मैन विल बी कंसिडर्ड एज दैट वे, और मेन शुड बी लिविंग इनसाइड द हाउस, she should be always considered as private property of man. And this is how people depict also in day to day life. आप अपनी माँ की बचाव करते हो, बहन की बचाव करते हो, आप प्रोटेक्टिव हो जाते हो, that shows you are somehow influenced by the patriarchal setup exist in the society. So what I wanted to make you understand that this type of thinking, this type of behavior has somehow has an impact in policy making, policy decisions, and all of the public setup we have made. जो भी public setup में सार्वजनिक स्तर में हमने इंस्टीट्यूशन बनाया, या हमने इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात किया, हमने पार्टी सिस्टम के बारे में बात किया, उस सारी उस संस्थाओं में जो जेंडर का इम्पैक्ट कुछ ना कुछ होता है. तो इसीलिए शायद दिस इज बीइंग कंसिडर्ड एज मैन मेड difference, which is we think in 21st century can it be possibly eliminated. हमारा क्वेश्चन है क्या ये एलिमिनेट हो सकता है. तो यदि एलिमिनेट करना है, हमें हर एक व्यक्ति, पुरुष चाहे नारी, को एक ही व्यक्तित्व के हिसाब से देखना है. क्या हम ये एलिमिनेट कर सकते हैं? तो कर सकते हैं. तो भारत भारत नहीं, सिर्फ भारत नहीं, यूरोपीय राष्ट्र राज्य में क्या चल रहा है, या एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के कौन से कंट्री में कौन सा स्टेप्स उन्होंने अपनाया है, इसको हमें कंपेयर करना है. इट इज लिटिल क्लमजी, बट इट इज नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, है ना. तो our men and women are already equal, or we have to make them equal. If we want to make them equal, then what are the steps we should take? हाँ, तो हम कौन से स्टेप्स को अपनाना चाहिए, है ना. तो नेक्स्ट में चलती हूँ. जो आपको मैंने बताया था, लेट अस डिफाइन जेंडरिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, है ना. लेट अस डिफाइन व्हाट इज द डेफिनेशन. पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे आप? The organization and functioning of society is based on patriotism, is inflicted or influenced in our religion, in our polity, in our economy, in our understanding, whatever we have. That is, you can locate everywhere that male dominating politics and male dominating decision making. ये कोई गलत या सही हमें जज नहीं करना है. We have to look at that is the fact. And looking at the fact, we have to say that the intersection of gender and comparative politics is completely visible, because हम जब कभी भी बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, या इलेक्टोरल सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो सारे सिस्टम क्या हो रहे हैं, सोसाइटी के अंदर, एक बड़े से सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हैं. तो सोसाइटी से जेंडर जुड़ा हुआ है, और सोसाइटी से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी जुड़ा हुआ है. तो दे इंटरसेक्ट ईच अदर एंड दे इन्फ्लुएंस ईच अदर. And in gendering comparative politics, we try to make gendered comparative analysis and research on various issues. On various issues, like in our syllabus, we have given with political representation को देखना है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व को देखना है, और women in conflict and peace. This is very very important to clarify yourself कि हमें दो चीजों को देखना है. एक के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, सेकंड है वुमेन इन कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस. ये चीजों को देखना है हमें. मैं जैसे ही एंड तक जा रही होंगी अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने लेक्चर का, तो आप एंड तक में आप समझ जाओगे कि मैं क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है. And first assumption, the world, the politics, the decision making is
male dominated, and we have to look at our analysis from two different perspectives, that is political representation and women in conflict and peace. Issues and facts. इशूज सेज दैट, मुद्दे जो हैं, फैक्ट जो है, सच्चाई जो है, उसमें आपके लिए मैं 3 4 5 पॉइंट्स लाई हूँ, जिसको आप देखोगे तो आप इसको स्ट्रेंथन कर पाओगे क्या, जो जो हमारा डिस्कशन है. फर्स्ट, मेनी मेन पर्टिकुलरली आउटसाइड यूरोप मतलब एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, and maybe in America and all that, are not ready to vote women into office. You just look at the thing that they all have a patriarchal setup. ऐसा नहीं कि भारत बहुत पिछड़ा हुआ, नहीं, भारत बहुत पिछड़ा हुआ नहीं, भारत कल्चरली वेरी हाई है. We are very proud of our own culture of peace and non-violence. But thing is that we are still believing that women are specifically made to take care of family life, private things. That should not be a discussion of public setup. ये ठीक है. Second, women face more obstacles in accessing the resources needed to run for office. वुमेन जब आगे एजुकेट होके आ जाती है, या कोई ऑफिस मतलब कोई मंत्री क्या पदवी तक आती है, या किसी और चीज तक पहुंच जाती है, द रिसोर्सेस शी वांटेड टू यूज फॉर द ऑफिस, रिसोर्सेस मतलब कोई भी साधन, लोगों का होना या किसी का आर्मी का होना, किसी कोई भी साधन, टू रन द ऑफिस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. You just discuss all these things with your friends. Both girls and boys are studying right now in your class, but women are facing more obstacles in there, accessing education, maybe accessing anything they want. They're not free. Somehow they are entangled with various social norms. ठीक है. She has to cook, then go to office. She's so multitasked. How can she give 100% of her energy to the office? That may be the thinking coming in our mind. कैसे manage करेगी? And women are less likely than men to think they are qualified to run for office. उनके अंदर competitiveness खत्म हो जाता है. They do not want to take risk. और रिस्क लेना नहीं चाहती हैं, क्योंकि उनको लग गया होता है कि कहीं ना कहीं ये जो है मैं शायद नहीं कर पाऊं. सेल्फ डाउटिंग कम से, हो सकता है मैं नहीं कर पाऊं, ये मेरे लिए लायक चीज नहीं है. दो थिंकिंग इज कमिंग इन पॉलिटिक्स आल्सो. इट इज कमिंग इन डिसीजन मेकिंग. इन सम कंट्रीज, मेनली इन मिडिल ईस्ट में कौन आएगा? आप मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के बारे में जानते होंगे. सऊदी अरबिया आ गया, कतार आ गया, यूएई आ गया, वो सारे देश. वुमेन आर barred from running for any elective office. They even not allowed to go to the mosque even. It was only in 2015 that first women in Saudi Arabia were elected into public office. And there are no women members in Yemen legislature, the मजलिस में अभी तक भी वुमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं है. तो हम वुमेन रिप्रेजेंटेशन की ही बात कर रहे हैं कि अराउंड 7 to 8% of public seats in public institution are filled by women. आप समझ जाइए कि 93% are of male members and 8 to 7% are of female members. तो फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हो रहा है. हाउ, इन व्हाट अनदर वे शी इज लुकिंग एट द इशू. आपका कोई भी राजनीतिक मुद्दे आ सकते हैं, जैसे अभी पैंडेमिक का इशू है. हाउ थिंग्स आर टू बी हैंडल्ड बाय ए वुमेन प्राइम मिनिस्टर. में भी आप न्यूजीलैंड की बात देख लीजिए, आप जर्मनी की बात देख लीजिए. अभी वहां पे दोनों जगह पे वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं. हाउ दे आर मैनेजिंग.
What is their strategy? How they are giving leadership in such a difficult time? हमारी बात है कि हम इस सारी बातों को अपने स्कोप ऑफ जो जुरिडिक्शन है और स्कोप है, हमारे विषय है, उसके अंदर हम डिस्कस करें. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ये चाहती है. में फैक्ट्स ऑन अराइवल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, उसके अंदर आप ही के रीडिंग में है, उसी से ही मैं पॉइंट्स नोट की हूं, वही आपके सामने है. तो वो बताते हैं कि न्यूजीलैंड में हैव बीन द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ वुमेन टू वोट इन 1893, perhaps, and Finland may have been the first country to have a woman elected to its national legislature in 1907. जब तक ब्रिटेन ने भी मतदान का अधिकार नहीं दिया था, तब से न्यूजीलैंड में और फिनलैंड में यहाँ पे शुरुआत हो गया था वुमेन रिप्रेजेंटेशन का, वुमेन इक्वल रिप्रेजेंटेशन का. एंड वुमेन्स सफरेज, सफरेज मतलब वोट, मतदान, मतदान only spread more widely after World War II. वर्ल्ड वॉर टू के बाद पता है भारत भी डीकोलोनाइज हुआ. हाँ, उपनिवेशवाद भारत में खत्म हुआ. ब्रिटेन, फ्रांस, ब्रिटेन, फ्रांस और जो भी पोर्तुगल, जो भी कॉलोनियल कंट्रीज थे, उन्होंने अपना कॉलोनी को इंडिपेंडेंट किया. उसी के साथ ही वुमेन का जो मतदान का अधिकार जो हुआ वो यूनिवर्सल हुआ. Russia got its first voting right. It has given first voting right to women in 1917. जब रशिया में मतदान जब कम्युनिस्ट शासन आया लेनिन के नेतृत्व में, वहां पे 1917 में जारिज्म खत्म हुआ, वहां पे भी तब भी जाके मतदान का अधिकार मिला. एंड इन यूके इन 1918, USA in 1920, and India in 1947 we got the voting right, है ना. तो then we'll go to context of our discussion. What we actually want to discuss, हमारा संदर्भ क्या है डिस्कशन का, बातचीत का, या जो बात हम कर रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं हमारे सब्जेक्ट इशू में, उसका क्या क्या मतलब है, क्या संदर्भ है. We have exclusive male institution like military, nearly universal dominance of male actor in all the institution of governments worldwide. ये एक हाइपोथेसिस है कि ऐसे हो रहा है कि मेल इंस्टीट्यूशन लाइक मिलिट्री एंड ऑलमोस्ट ऑल द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड, विश्व के किसी भी स्तर में जाके देख लीजिए, वुमेन आर लेस रिप्रेजेंटेड. Either they are fearing to indulge in politics, either they are so much over occupied with their traditional work of taking care of family, taking care of children, taking care of cooking and cleaning, which are never being paid. ये सारे काम के लिए आप थोड़े पे करते हो मम्मी को या तुम्हारे घर में जो भी काम करते हैं. Gender in that way, you can say, is becoming an important aspect of discussion in every subject. Gender remains very central to the politics of any country, but yet is not systematically dismissed as so relevant variable. इसको कोई relevant कारक नहीं सोच रहा है. एक तो डेफिनेटली जेंडर हैज ए सेंट्रल रोल इन पॉलिटिक्स, बट इसको कोई रिलेवेंट नहीं मान रहा है पॉलिटिकल एनालिसिस में. क्यों नहीं मान रहा है, इसको हमें देखना है क्या कारण है. क्योंकि पैट्रियार्कल सोशल सिस्टम जो है एग्जिस्ट करता है, वो ये प्रॉब्लम आ रहा है. जस्ट अ सेकेंड, कैन यू एबल टू सी द पीपीटी? आई कैन नॉट सी यू, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ. Thinkers, I have yet discussed everything that thinkers supported gender in comparative politics. You can just click the screenshot. Terry Caraway, Lazy Stewart, and Bayer, Carol Susan J, Linda Trimble, Marion Young,
ये सारे जो हैं जेंडर इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ ना कुछ काम किए हैं, ठीक है? कुछ ना कुछ काम किए हैं और थ्रस्ट एरिया जो है जेंडर के बारे में क्या है हमारा थ्रस्ट एरिया मतलब इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ डिस्कशन legislative representation of women around the world is comparatively less all over the world. Around the world, you will find very less representation of women. Whenever we are talking about gender quota, maybe party quota, maybe legal mandate, maybe formal description in constitution. That is the thing that is not enough initiation. Somewhere we have to democratize our lifestyle, democratize our thinking. ये जो हम फॉर्मल वे में क्या बोलते हैं आप औपचारिक रूप में आप औपचारिक रूप में बस आपने जेंडर कोटा कर दिया या पार्टी कोटा दे दिया या आपने लीगल मैंडेट दे दिया लोगों को काम करने के लिए लेकिन यू हैव टू समवेयर अपलिफ्ट and somewhere you have to create the understanding that male and female both can think in certain way if they are educated. If they're educated, they are being given training and skill, they can also think in certain way that male is thinking. हम यदि सिर्फ education will not enough, we have to train, we have to create skill in her. For example, भारत में मैं सोचती हूँ चलो हमें तो इक्वल राइट्स है बट समवेयर वुमेन आर सपोज टू बी uplift in certain way that she should think that yes I should assert my right of equality. हम बचपन से ही इसको खत्म कर देते हैं बेटे को अलग तरीके से पढ़ाते हैं बेटियों को अलग तरीके से पढ़ाते हैं this type of thinking has a impact on policy making, impact on political setup. And discussion on gender quota became a part of comparative political analysis after Argentina passed a bill in 1991. 1991 के बाद comparative politics में ये चीज थोड़ा सा ज्यादा आया जहां पे अर्जेंटीना ने जब जेंडर कोटा दिया and India also tried its hand on the same issue where women reservation bill was being introduced but failed to get consent of majority. These types of bill have a vision to include women inclusion or participation in politics. ठीक है आगे बढ़ते हैं what we need to do हमें क्या करना चाहिए इस पॉइंट के बारे में मैंने बात किया था रिजर्वेशन ऑफ सीट्स आपको रिजर्व करना पड़ेगा कि कौन सी सीट आप किसको देना चाहते हो दैट पार्टी में भी फॉर एग्जांपल फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट में जैसे आपका 33% रिजर्वेशन होता है रिजर्वेशन ऑफ सीट नॉट ओनली इन पब्लिक ऑफिस इन रिप्रेजेंटेशन इट कैन बी एनीवेयर it can be UPSC it can be in state services it can be in primary education it can be in any higher education तो यहाँ पे आप रिजर्व करोगे सीट को है ना ये तो इजी है समझ पा रहे होगे देन पार्टी कोटा है ये पॉलिटिकल पार्टी अपने पार्टी के जो टिकट बांट रहे हैं या चुनाव के लिए जिसको तैयार कर रहे हैं 50 यदि सीट है तो 25 सीट वुमेन को दे तभी जाके अपने आप वुमेन विल कम अप दे विल टेक क्या है हमें कुछ करना है आप अपने लिए करना है उनके दिमाग में ये सेटअप हमें करना है legal mandate means you have to legally give entitlement आपको करना ही होगा आपको पता है जब तक लीगल कोई चीज नहीं होता है हम करते भी नहीं है आपको यदि टैक्स नहीं देना होता है तो आप थोड़ी ही देते ऑप्शनल कर दिया जाता आपके ऊपर टैक्स जरूरी है तभी आप कर रहे हो
देखिए, यदि आपका अटेंडेंस 100% होता तो आप सारे लोग जरूर क्या करते, क्लास अटेंड करते। अभी देखिए इतने सौ हजार लोग हैं हमारे इस वर्ल्ड में, कितने ही कम लोग आप क्लास अटेंड कर रहे हो। तो लीगल मैंडेट ये बोल रहा है कि आप यदि लीगली एंटाइटल कर दोगे कोई भी चीज को, चाहे रिजर्वेशन को हो, पार्टी कोटा को हो, या इक्वालिटी को हो, सब्सटैंटिव इक्वालिटी आई एम टॉकिंग अबाउट। सब्सटैंटिव मतलब तात्विक स्तर में, डे टू डे एक्टिविटी में आपको इक्वालिटी को दिखाना होगा, तो आप जरूर वो चीज करोगे। And gender equality can be a part and parcel of the discussion of comparative politics. जेंडर इक्वालिटी में भारत ने क्या किया, जेंडर इक्वालिटी के लिए चाइना ने क्या किया, जेंडर इक्वालिटी के लिए ब्राजील ने क्या किया, ये एक डिस्कशन हो सकता है। And all the social democratic parties and Christian democratic parties in Western Europe, which owe their popularity mainly to the working class and women, they take care of women and working class people. अभी जो गवर्नमेंट जर्मनी में है, जो न्यूजीलैंड में है, जो गवर्नमेंट अभी अमेरिका में आया, they all are thinking about working class and women and migrants and all that. And they are the parties working for gender equality can be included in the scope of comparative politics. मैंने 3 कंट्री का नाम लिया है। उस कंट्री में कौन कौन सा पार्टी काम कर रहे हैं? न्यूजीलैंड, जर्मन एंड अमेरिका। आप ये 3 कंट्री के बारे में थोड़ा होमवर्क कीजिए। And working for gender equality can be included in the scope of comparative politics, है ना? Then the idea of gender budgeting मतलब बजट में what is the portion of spending on the gender development, women development, women empowerment के लिए हम क्या क्या कहाँ कहाँ पैसा खर्चा कर रहे हैं, and how sensitive we are जेंडर इश्यूज की, हो सकता है उसको और कुछ प्रॉब्लम आ जाए। The gender sensitiveness in policy making can be included in the jurisdiction or scope of our analysis. आप इमेजिन नहीं करेंगे 1930s में जब भारत इंडिपेंडेंट नहीं था, तब से अंबेडकर was thinking about to bring about maternity leave for working class women. अभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। Maternity is something you can say is a biological setup. उसको करना ही है। तो जेंडर सेंसिटिव कितना है हमारा गवर्नमेंट, क्या सोच रही है वो? वुमेन रिप्रेजेंटेशन बिल, इसको तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया, India's constitution has enshrined Indian women with equal rights of citizenship, equal educational rights, has also secured equal rights to property in 2010, and inheritance formal equality existed in India since 1947. In directive principle of state policies, the equal pay for equal work is also entitled in Constitution of India. But somehow patriarchy is such a dominant factor in India, still women's representation in parliament is only 7 to 8%. Though India had a lady prime minister since 1960s, but still parliament has less women representative. Rejection of women's reservation bill. Women's quota bill or women's reservation bill in India has been rejected many times in the parliament on the ground of lack of willingness of political parties. Political parties ही नहीं चाहती हैं, वो सोचते हैं upper class women will come and they will not be comfortable to work maybe. And some parties demanded quota within the quota. इस कोटा, वुमेन कोटा में कौन से कास्ट के लोगों को कितना कोटा मिलेगा, कोटा विद इन द कोटा फॉर दलित एंड माइनॉरिटी वुमेन. However, the highest number of women in parliament has been in 15th Lok Sabha election, happened in 2014 with 61 members. ठीक है? Looking at the book we have discussed in the last class, I am just
reading out those Linda Trimblin's book, Mrs. Prime Minister, Gender, Media, and Leadership. The book talks about the style, working style, leadership quality of three countries. Kim Campbell of Canada, Jenny Sipley, Helen Clark of New Zealand, and Julia Gillard of Australia. They worked as efficient prime minister with the courage and given leadership to their respective states. In India, in South Asia also, Indira Gandhi in 1966, Benazir Bhutto in 90s, Sri Lanka में Sirimavo Bandaranaike had given leadership to their states and suffered a violent death. Our society has not acknowledged them as equal. आप मार देते हो प्राइम मिनिस्टर को, आप सोचो how patriarchal we are being. And in UK, Margaret Thatcher 1979, Theresa May in 17 has also given leadership in completely adverse condition of the politics. This discussion can possibly be a part of comparative analysis, है ना? Defining policy issues from gender perspective. Just a second. Are you able to see? Things are okay? हैंड रेज किया है किसी ने? Things are okay? Okay, okay, okay. Done, 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 done. Jagriti done. Thank you, thank you, thank you, thank you. Just I'm going back. Okay. Many difficult things are coming. Just let me start. And just. Redefining policy issues from gender perspective to include women's concern to present women in the public life of our society might well lead to profound redefinition of the nature of public life. Redefine करना है हमें किसका? सार्वजनिक जो हमारा जीवन है, सार्वजनिक जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, सार्वजनिक जो संस्थाएं हैं, सार्वजनिक तौर तरीके हैं, उसको हमें रीडिफाइन करना है. हमें थोड़ा सा दोबारा से देखना है कि क्या ये जेंडर सेंसिटिव वे में काम करती है या नहीं करती है ना? However, women's representation is elected political institution and participation in grassroots level has also grown in contemporary times. ये हमारा एक कंक्लूजन हो सकता है. थोड़ा सा वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन बढ़ा हुआ है अभी. कहां पे? भारत में जैसे फॉर एग्जाम्पल द केस बाय रिजर्विंग सीट इन पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया. 1990 दशक के बाद थोड़ा बहुत पंचायती राज में उभर कर आए, फिर भी सरपंच पति बोला जाता है, कुछ कुछ ऐसे इश्यूज भी हैं. उन बस नाम के ही एमएलए और या नाम के ही सरपंच होते हैं, उनके हस्बैंड उनका मोहर लगा के शासन करते हैं, ऐसे भी है. So anyhow, things will change. Maybe we should be very positive. That thing will change. People will understand. Then the International Institution for Democracy Electoral Assistance in Stockholm, Sweden, has tried to summarize in a research paper that around 118 countries use some type of gender quotas for an elected office. 118 देश ऐसे हैं जहां पे कुछ ना कुछ जेंडर कोटा चलता है. Bangladesh, China, India, Brazil, Hungary, some of the quota in upper and lower house of the parliament are voluntary in nature. Optional है, दे सकते हैं, पार्टी कोटा दे सकते हैं, लेकिन देते नहीं है. Which may not be binding on any political parties to amend the institution. यहाँ पे अमेंडमेंट करके हमें कंपलसरी करना होगा. Though women have moved into more powerful fields such as defense, finance, foreign policy, but still the glass of participation remains well over half empty. यदि आप एक ग्लास की तरह देखोगे, तो आपको लगेगा ग्लास पूरा नहीं भरा हुआ है, ग्लास आधा भरा हुआ है.
And in large majority of countries, most ministers and legislators, as well as most top business executives, are still men. You just find out how many professors are there, how many vice chancellors are there, how many ministers are council of ministers are women. यदि 30 होता होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, कोई 2 वुमेन या 3 होंगे, 10% भी नहीं। तो आप समझ जाइए, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्लाइड ऑफ माइन, मैंने सुबह सुबह बिल्कुल उसको मैं जो बात बोल रही हूँ, कहाँ कहाँ पे वुमेन एग्जीक्यूटिव वेयर दे हैव वर्कड। श्रीलंका में सिरिमाबो बंदरनायके, देखिए 3 बार उन्होंने शासन किया, अंत में उनका मृत्यु कैसे हुआ आप देख लीजिएगा गूगल। सिरिमाबो बंदरनायके, इंडिया में इंदिरा गांधी, पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो, ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर, तेरेसा मे, न्यूजीलैंड में जैनी क्लार्क, शिंडा आरेंट अभी हैं, जेसिंडा आरेंट अभी काम कर रही हैं। शी इज डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरली गुड फॉर द कोविड सिचुएशन। जर्मनी में अंजेला मर्केल अभी भी हैं। ऑस्ट्रेलिया में जूलिया ग्लाड अभी 2010 से 13 तक थे। ब्राजील में डिल्मा रूसेफ थे। कोरिया में पार्क जेन है थे। एंड इंडोनेशिया में मेघावती सुकर्णपुत्री थी 2001 एंड 4 तक। नॉर्वे में ब्रुटलैंड थे, 3 बार 4 बार वो आई हैं। Look at the way people are getting women executives, but they're not sustainable. They are not very regular. You will find 1000 में एक कभी कोई आ गए तो कर रहे हैं, because they have also a parental support from there. इंदिरा गांधी आई because of that. पाकिस्तान बेनजीर भुट्टो भी उसी के वजह से आए थे। सिरिमाबो बंदरनायके भी आए थे, मेघावती सुकर्णपुत्री भी आई थी, because their parents are there in the politics. But how much normal women are being giving their consent to join politics, है ना? And ये हमारा रिप्रेजेंटेशन तक गया। Now we'll discuss about women and armed conflict in South Asia. Specifically, this is the only reading they have given, women and armed conflict in South Asia. That is from what is the author, just a second, author was Lakshmi Murthy, women and militarization in South Asia. ये बोलती हैं कि nations such as national honor, राष्ट्र के लिए मर जाना है, नेशनल प्राइड, हमारा देश, मेरा देश ऐसा किया, फ्रॉम द बेसिस ऑफ दैट वी ट्राई टू मिलिटराइज द नेशनलिज्म। हम अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की या भारत माता की, जब आप बोलते हो भारत माता, प्राइड, या रशिया बोलता है फादरलैंड, that you become very defensive, try to retain the territory. जो टेरिटोरी है हम उसकी रक्षा करने की कोशिश करते हैं। जैसे चाइना wanted to big empire, अभी तक अनेक्स कर लेता है, try to control territory of other states. पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी है, चाइना ऑक्युपाइड अक्षय चाइना भी है। They try to acquire the territory and become showcase their power, macho masculinity. That says that there is an interconnection, there is an intersection or intermingling of patriarchy and nationalism. अनुराधा चिन्नॉय बोलती हैं कि पैट्रियार्की एंड नेशनलिज्म इंटरसेक्टेड है, राष्ट्रवादी होना, है ना?
बिना डी कोस्टा 2011 में लिखती हैं, टॉक्ड अबाउट हाउ वुमेन आर बीइंग साइलेंस्ड ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ, ट्रेन टू पाकिस्तान, तुम लोग खुशवंत सिंह का सुने होंगे, एक लिटरेचर है। देयर वाज क्राइम अगेंस्ट वुमेन, देयर वाज अनफॉर्चुनेट मेमोरी एग्जिस्ट, rape, murder, killing. That crime showcase that in the name of nationalism, in the name of national honor, national pride, we become inhuman, we become militarized. देखो नहीं, जैसे जैसे कभी इंडिया पाकिस्तान कारगिल में लड़ाई कर रहा है, तो आप भारत माता के लिए कुछ भी कर जाओगे, but you will not think about the women living the border states of India and Pakistan, how they are be suffering. गोलीबारी हो रहा है, गोलाबारी हो रहा है, या कुछ हो रहा है, आर्मी का काम चल रहा है, तो हाउ दे आर बीइंग ट्रीटेड। कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई मूव नहीं कर सकते हो, कॉमन खाना भी नहीं मिल सकता है, यू विल नॉट गेट मेडिसिन। कुछ जरूरत है, जरूरत वाला सामान भी आप नहीं ले सकते हो जब कर्फ्यू होता है। आपको खुद महसूस हो रहा है ना, अभी भारत जब कर्फ्यू में जा रहा है, कि जम्मू कश्मीर में और नियर बाय नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जब कभी कर्फ्यू होता होगा, कितना दर्दनाक होता होगा। हमारे पास तो चलो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, पहुंच जाता है सामान। यू जस्ट थिंक अबाउट वार सिचुएशन में हाउ वुमेन आर बीइंग फीलिंग। एक सिर्फ मैं भारत के बारे में नहीं बोल रही हूँ, अभी आपके सामने इराक वार हुआ था, अभी आपके सामने अफगानिस्तान वार हुआ था। हाउ मच ह्यूमन लाइफ आर बीइंग, सिविलियन लाइफ, साधारण नागरिक, जो साधारण लोग हैं, वो कितना फंस जाते हैं, क्योंकि हमें नेशनल ऑनर को दिखाना है। अमेरिका अपना नेशनल प्राइड दिखाने के लिए बिल्कुल ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के चक्कर में, बिल्कुल तालिबान रिजिम को खत्म करने के चक्कर में, बिल्कुल वहां पे जो ध्वस्त किया है, या सद्दाम हुसैन को उठाने के लिए या मारने के लिए जो वहां पे दोस्त किया है, क्या वो वापस आ सकता है? एंड मोस्ट बिगेस्ट सफरर आर वुमेन। देयर आर अनफॉर्चुनेट मेमोरी सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, देन some some scholars like Seema Kazi and many other scholars also talked about defense spending and underdevelopment। ये बोल रहे हैं कि देयर आर डिफेंस स्पेंडिंग, यदि हमारा बढ़ता है, भारत में भी देखिए डिफेंस स्पेंडिंग हमारा बढ़ा है, तो ऑब्वियसली हम एजुकेशन से विड्रॉ करके हम नेशनल स्पेंडिंग, डिफेंस स्पेंडिंग में, सुरक्षा सुरक्षा जनित जो जहाँ पे हम स्पेंडिंग करते हैं बजट में, हम वहां पे स्पेंड कर रहे हैं। सी हाईलाइट्स हाउ ओवर डिकेड्स rising military expenditure within three major South Asian countries, India, Pakistan, and Bangladesh, have reflected the increased use of military within the state board on their own citizen। ये क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा मिलिट्री बजट बढ़ा है, लेकिन एजुकेशन से हट गया। तो जो जो लोग अपने बेटियों को पढ़ाने के लिए आगे आ रहे थे, जब एजुकेशन से आपने सब्सिडी हटा दिया, तो बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे। ज्यादातर वुमेन ड्रॉप आउट्स ही होती हैं, है ना? And that reflects that the increased use of money or budget in military spending leading towards underdevelopment. That underdevelopment, you can say, related to gender inequality। आप बेटियों पे क्यों खर्च करोगे? आप उसके लिए दहेज भी तो रखोगे। द सोशल कस्टम, कस्टम तो नहीं बोलूंगी, कुसंस्कार। And when we look at war, the conflict situation, then also we connect ourselves with displacement,
जब बमबारी होता है, जब जब क्या बोलते हैं, एयरक्राफ्ट क्राफ्ट आके बमबारी करता है, या जो लैंड माइंस बिछा देता है, यू ट्राई टू डिसलोकेट, you are forced to go to migrate to the other states. इराक में जब हुआ फॉर एग्जाम्पल, या ईरान इराक के अंदर जो लड़ाई हुआ था, उस समय में सारे जो इराकी लोग थे, ईरानी लोग थे, वो तुर्की में माइग्रेट कर गए, या तुर्की दे के यूरोप में माइग्रेट कर गए. Certainly this type of thing brings emotional and economic burden on women, क्योंकि वुमेन के मेन तो बिजी होगा वॉर में, या किसी भी हालत में, लेकिन वुमेन वुमेन इज आर सपोज टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन. शी इज इमोशनली डिवास्टेटेड. अभी देखिए, फॉर एग्जाम्पल, कुछ सालों या महीने पहले रोहिंग्या का इशू आया था. पीपल आर माइग्रेटिंग, बांग्लादेश में उनके लिए कैंप लाइफ करा गया. यूएन ने रिफ्यूजी इंटरवेंशन किया, यूएनएचआर, ह्यूमन राइट्स का जो रिफ्यूजी ब्रांच है उनका, उन्होंने इंटरफियर किया. बट प्रोलॉन्ग्ड कैंप लाइफ, जब कैंप लाइफ किसी को यदि पता होगा, यू जस्ट चेक इन गूगल, you will not be getting basic amenities there. That leads to malnutrition, ill health, and along with that, frustrated people having no job may abuse women. तो आप इराक वॉर इन अफगानिस्तान, दो बार अफगानिस्तान में वॉर हुआ है. आप इराक वॉर सद्दाम हुसैन के पीरियड, एंड इराक एंड कुवैत फाइट, कोसोवो का वॉर, ये सारे वॉर सिचुएशन को देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच नीड टू बी डिस्कस्ड इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आल्सो. Another major issue is religious fundamentalism, and its impact on human's life also can be part and parcel of comparative discussion. For example, आप मलाला के बारे में सुने होंगे. She was living in Swat Valley of Pakistan, and her father wanted her to give the schooling, but the radical fundamentalist, they wanted to establish a Taliban regime and bombarded the school and ban where she was traveling to the school. And Malala few years back got Nobel Prize because she's advocating the basic right of a woman. For example, Taliban regime also created new version of repression, jor zabardasti, any kind of fundamentalism, moral policing maybe. That create a tension between public and private patriarchy. एक तो घर के अंदर भी पैट्रियार्की है, प्राइवेट प्लेस में पापा की बात मानना है, भाई का बात मानना है, बेटे की बात मानना है. They don't have a place. And पब्लिक में भी, पब्लिक में ये नहीं चाहता है सरकार, वो नहीं चाहता है, इस तरह से आप कपड़े पहनोगे, उस तरह से आप कपड़े पहनोगे, ये जो सोच है, that usually leads to thinking that woman life is somehow subordinated. ठीक है. This is the last thing I was supposed to discuss, and then I will go to the I'll just elaborate some points. For example, we were talking about Middle East, है ना. हम मिडिल ईस्ट के बारे में बात कर रहे थे कि वुमेन पार्टिसिपेशन वहां पे नहीं है. For one, Saudi Arabia is spending more on its armed force than ever before. The military expenditure, somehow you can add on this PPT about the military spending.
The expenditure now mounts to at least 10.4% of the kingdom's GDP. 10% से ज्यादा हम यदि डिफेंस में स्पेंड करेंगे. And in contrast, US is spending only 3.5% of its GDP. And China is also spending only 2.1%. And India is spending only 2.4%. This figure represents the official spending and do not even attempt to estimate the outlay on arms by non-state actors in the fray. सिर्फ ये ऑफिशियल आंकड़ा है आपके सामने. तो मिडिल ईस्ट में जिस तरह का मिलिट्री स्पेंडिंग है, दैट शोकेस कि वहां पे जो जेंडर इनइक्वालिटी है या वुमेन आर बीइंग subordinated somewhere, they are not being represented somehow equally as they are represented in USA, India and China. You can see showcase that defense spending leads to women's underdevelopment. That is India, Pakistan, बांग्लादेश के समय के बारे में भी बात कर सकते हैं. And that is another point which have we discussed. This point, for example, the national honor, national pride, and that is clear all over the world. The nation building, in the name of nation building, we are creating aggressive patriotism, aggressive, very aggressive. We're thinking that to national honor, national pride. Honor killing होता है ना? And that can you can communicate, that can be also part of discussion, है ना? Then you can say Pakistan's Taliban regime. You just add in here. Just I forgot to add in Taliban regime. ठीक है? And यहाँ पे Taliban region Pakistan plus you can plus add in Afghanistan. Sorry, Afghanistan. ठीक है? अफगानिस्तान का जो पोरस बॉर्डर है, जहाँ पे कोई हिली एरिया है, वहां पे वेरी वोलाटाइल रीजन, वो वेरी वोलाटाइल मतलब वो बहुत ही डिफिकल्ट जगह है. जैसे हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को बोलते हैं वेरी वोलाटाइल, दैट इज म्यांमार से लोग आ जाते हैं, कहीं चाइना से आगे, कहीं कहीं से भी आगे, बांग्लादेश से आगे. दैट इज ऑल्सो वेरी volatile and porous region. Porous, very you can write here about very volatile and porous. समझ आ रहा है? porous मतलब जहां पे बाउंड्री क्लियर कट नहीं है, जहां पे नदी डिवाइड कर रहा है या जहां पे पहाड़ डिवाइड कर रहा है. दैट शोकेस अबाउट लॉलेसनेस. बिल्कुल फंडामेंटलिस्ट काम कर रहे हैं, है ना? ठीक है? Understood against the backdrop of you can say backdrop of Talibanism. ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए एक बार. And you can say religious extremism maybe. बॉर्डर एरिया में volatile porous border.
what they do, they forcibly recruit people. जोर जबरदस्ती वो बोलते हैं आप आइए, क्या है उनका मिशन, मैं भूल रही हूँ उनका मिशन क्या है टेररिज्म का, that you can say men are being forcibly recruited, displaced, had their homes and business snatched away. They were forced to grow their bread, bird and son western dress नहीं पहनना है. For women, however, beside imposing burqas and curtailing their mobility, what they do, they specifically do, along with controlling men, they try to control both. For women, you can say burqas, no education, you can say there, you can say they curtail, रोक देते हैं, curtailing, हाँ. ठीक है, you can add on these points. Along with they are denied public health, health care, and even during their childbirth. ठीक है, चाइल्ड बर्थ के टाइम में भी वो मूव नहीं कर सकते. यू कैन जस्ट इमेजिन सच बिहेवियर. एक बुक आया उसी पे, साजिया इराम का, मैं आपके रीडिंग मटेरियल से ही देख रही हूँ जो सीबीसीएस के लिए है, नो वुमेन्स लैंड. इसको एक बार देख लीजिएगा सर्च करके, है ना. वुमेन सफरिंग के बारे में वो बात करते हैं. शी टॉक अबाउट शी डोंट हैव ए चॉइस एट ऑल. शी डोंट गेट चॉइस. शी हैज सीन मेनी हॉस्टिलिटीज. फंडामेंटलिज्म में आप एक बार आप यू जस्ट रीड द लाइफ ऑफ दैट small girl who was there, I was just talking about. ठीक है, and there are also many other differences, you can say war on terror that impoverished the region. अफगानिस्तान पाकिस्तान जो बॉर्डर है और इंडिया का जो रीजन है, जो यूएस फोर्स ने जिस तरह से काम किया है, वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं, शोकेस करते हैं कि that Talibanization, then again militarization, are some external factor who is which is influencing the life of women, and women is becoming very vulnerable. बहुत ही उसका लाइफ डर के डरी हुई है वो, है ना. एंड पाकिस्तान के ऊपर चाहे जितना भी प्रेशर कर ले अमेरिका, the fundamentalism is growing, religious extremism जिसको बोल सकते हैं. She was talking about religious extremism. ठीक है, देखिए एक बार आता है, she is talking about how war ravaged situation, war जिस तरह से होता है, war ravaged situation जो होता है फ्रंटियर लैंड में,
You have drones, mortars, war art aircraft, curfew are part of everyday conversation. There is an ominous normalization of violence. She's talking about normalization, sorry, session of violence. ठीक है, ठीक है. Then if you have any question, please let me know. Let me stop the recording, and if you have any query,